नमस्कार। दुनिया भर के रंग कर्मियों के लिए 27 मार्च का दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच ने सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं, जिनमें ओम शिवपुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, हिमानी शिवपुरी, ओम पुरी, मनोज वाजपेयी, इरफान खान और आशुतोष राणा जैसे चोटी के अभिनेता शामिल हैं। इस खास मौके पर हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट अभिनेता आशुतोष राणा से बात की। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत हैं उनसे हुई चर्चा के कुछ प्रमुख अंश। आशुतोष जी, आपसे पहला सवाल ये है, सिनेमा में अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी आप आज तक रंगमंच में सक्रिय हैं, इस लगाव का क्या कारण है? क्योंकि मैं थिएटर को प्रशिक्षण स्थली मानता हूँ जी, और सिनेमा या किसी भी किस्म के जो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपनी कला का परिष्कार करते हैं, प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं जी, है ना जी। तो इसमें थिएटर को मैं प्रशिक्षण स्थली मानता हूँ और सिनेमा या किसी भी किस्म का जो डिजिटल मीडियम है उसको मैं प्रदर्शन स्थली मानता हूँ जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी प्रशिक्षण का आनंद ही तब है जब उसे प्रदर्शन के अवसर मिले जी, और किसी भी प्रदर्शन का महत्व ही तभी होता है जब उसके पीछे प्रशिक्षण की परंपरा हो जी। तो ये प्रशिक्षण और प्रदर्शन दोनों का योगायोग होता है जी। इसके कारण कुछ लोग होता है जो सीख के काम करते हैं जी, और कुछ लोग होते हैं जो काम करते करते सीखते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है जी वो अच्छा काम नहीं करते, वो भी अच्छा काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद आप कोई अच्छा ही काम करें जी। तो ये लेकिन स्वाध्याय के तौर पे या किसी अभ्यासी के तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि थिएटर जो है जी वो आपको तैयार करने वाला एक संस्थान होता है जी, जहाँ पे आप तैयार होते हैं। और जब तैयारी आपकी कई मायनों में फैलती है, क्योंकि नाटक में एक समय में 1000 आदमी देख पाएगा आपको, 2000 आदमी देख पाएगा जी। लेकिन सिनेमा में अगर जब आप कोई अभिनय करते हैं जी तो एक समय में आपको पूरी दुनिया देख सकती है जी। तो सिर्फ रीच के कारण जी इसका अपना सिनेमा को इतना अधिक महत्व मिलता है जी, लेकिन उसमें भी प्रशिक्षण परम आवश्यक होता है। तो मैं इसको इसी तरीके से लेता हूँ जी, और इसी के कारण मैंने इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखा है जी। मेरा अपना ये मानना है कि एक ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया होती है जी। जैसे अगर आप साइकिल भी चलाते हैं और अगर साइकिल चलाना आप बंद कर दें जी तो फिर उतनी भूलते तो नहीं है आप जी, लेकिन जो अगर निरंतरता बनी हुई है आपके अभ्यास में जी तो आपकी साइकिल चलाने में और कुशलता आएगी जी, है ना। लेकिन अगर अभ्यास नहीं बना है, बंद कर दिया है आपने जी, तो आप भूलेंगे तो नहीं, चलाएंगे तो जी। लेकिन जो प्रतिदिन जो व्यक्ति चलाता है साइकिल, उतनी कुशलता से आप उसको जी संभवतः नहीं चला पाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेता हूँ जी, और यही कारण है कि मैं रंगमंच जहाँ से मैं आया हुआ हूँ जी, मैं उसके साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ जी। इन दिनों रंगमंच की दुनिया में रामायण पर आधारित नाटक हमारे राम में आपके द्वारा अभिनीत रावण के किरदार की काफी चर्चा हो रही है। सर, एक अभिनेता की दृष्टि से आप रावण को कैसे देखते हैं? क्या ये आपकी भी पसंदीदा भूमिका है? नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिए। इसको ये मान के चलिए कि मेरी शुरुआत रामलीलाओं से हुई। अच्छा। और जब रामलीलाओं से हमने अपनी शुरुआत की तो उस समय बहुत कम अवस्था थी, और जितनी कम आयु थी उस आयु में आपको रावण जैसा किरदार नहीं मिल सकता जी। तो हमारे अंदर जो इच्छा ही रही थी वो यही थी कि एक बार रावण मुझे करना है, और वो भी मंच के ऊपर करना है जी। तो रावण मैं मंच के ऊपर कर रहा हूँ हमारे राम में, क्योंकि जब हम रामलीला करते थे तो हमारे यहाँ की जो रामलीला है उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती थी वो जी। मतलब वैसा लेखन मैंने आज तक नहीं देखा जी अपने इतने बड़े कलाकार के जीवन में, जैसा हम लोगों को
अपने नगर की रामलीला में देखने मिलता था जी तो उसमें वो किरदार बड़ा मुझे प्रभावित करता था। और जब आप बच्चे होते हैं और आपको वैसे पावरफुल किरदार और जैसा उनका पूरा का पूरा रावण का जो चरित्र है, किरदार है जी कि परमात्मा को स्वयं जन्म लेना पड़ा जी भगवान विष्णु को नर के रूप में रावण के निदान के लिए, जी कि जो महादेव को साधे हुए मित्र के रूप में जी और विष्णु को साधे हुए शत्रु के रूप में। जी तो एक से तो दोनों, जहाँ शैव और वैष्णव के बीच में जो मत मतांतर होते हैं, जी अगर हम और आप देखें तो रावण तो एक बहुत अच्छा योग है कि वो शैव भी साधा हुआ है जी और वैष्णव के साथ सधा हुआ है, शत्रुता है उसकी। जी तो अपने आप में वो एक अपने बड़ा अद्भुत और अनोखा किरदार था जो मुझे करने की इच्छा थी जी और वो मैंने कर लिया। एक अभिनेता के रूप में आपको रंगमंच या सिनेमा कहाँ ज्यादा सुकून मिलता है? इसको आप ये आप कैटेगरी में इसको बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से परिभाषित करूंगा जी कि जैसे किसी दुकान में आप जब जाते हैं जी तो एक कैश काउंटर होता है हम्म कि तुरंत आपने सामान खरीदा और तुरंत भुगतान हो गया, जी और एक क्रेडिट काउंटर होता है कि सामान खरीदा, आपने सामान तो खरीद के ले गए लेकिन जो आपका भुगतान है वो आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो राशियां तो दोनों ही आपके पास हैं जी ठीक है ना। तो दोनों ही बात ये है कि आपके उस कार्य को चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई सराह रहा हो या चाहे आभासीय तरीके से वो दूर बर्लिन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर सिनेमा देख रहा है और वो आपको सराह रहा है, तो आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं कि थिएटर जो है वो एक हिसाब से कैश काउंटर है जी कि आपने तुरंत किया डिलीवर जी और तत्काल आपको उसका रिटर्न मिल गया, जी है ना। अच्छा या बुरा जैसा भी है वो तत्काल आपको तुरंत भुगतान मिल जाता है। तो जो तुरंत भुगतान का सुख है जी जिसको आप ये कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो सुख आपके प्रोडक्ट का है ना, है ना। अगर आपका किरदार, आपके द्वारा अभिनीत किरदार, चाहे वो थिएटर के ऊपर हो चाहे वो सिनेमा के ऊपर हो, अगर उसके अंदर बात नहीं है और उसके अंदर वो ताप नहीं है कि वो दर्शकों को प्रभावित कर सके, तो चाहे आप सिनेमा में करें हो चाहे थिएटर रंगमंच पे करें जी वो दोनों ही आपके सुख में सृष्टि नहीं करेंगे जी जी। लेकिन यदि आपके द्वारा अभिनीत किरदार चाहे वो सिनेमा पर हो चाहे वो मंच पर हो, वो बहुत शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है और वो दर्शकों के मन अंतस को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वो आपके अभिनेता के सुख में सृष्टि करता है। तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लेता हूँ क्योंकि अभिनय करके मुझे सुख मिलता है। और जैसा कि हमने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि हमारे लिए ये सब कुछ माध्यम है कि एक प्रशिक्षण स्थली हो गई, उसको आप अखाड़ा मान लीजिए कि जैसे पहलवान घर के अखाड़े में तैयार होता है जी, लेकिन ओलंपिक के मंच पे जाके वो अपनी उस तैयारी को प्रदर्शित करता है किसी दूसरे पहलवान के साथ। बिल्कुल। तो आप थिएटर को मैं एक घर के अखाड़े के जैसा मानता हूँ। तो वो आप तैयार भी हो रहे होते हैं, आपके उस्ताद भी खड़े होते हैं, आपको जो कोच होता है वो आपको सिखा रहा होता है, वो देख रहा होता है, आपके साथी खड़े होते हैं। तो ये उस्तादों की सोहबत है अखाड़ा जी जी। इसको आप दर्शकों को भी आप उस्ताद की श्रेणी में रखें, साथी कलाकारों को भी आप उस्ताद की श्रेणी में रखें। तो ये उस्तादों की सोहबत में आप अपने उन दाव पैंचों को या आप अपने परिष्कार के लिए उद्यम रखें। तो मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ और मैं अभिनय करके मुझे सुख मिलता है। बिल्कुल, ये जो उस्तादों की बात है, हाँ जी, प्लीज आप बोलिए। है ना, यही कारण है कि चाहे वो सिनेमा हो तो उसमें भी लोग पीठ ठोक देते हैं कि हिस्से में आने वाले किसी भी किरदार हो, और चाहे वो टेलीविजन हो या ओटीटी हो या हमारी अपनी कविताओं की भी प्रस्तुति हो या व्यंगों की भी प्रस्तुति हो जो सोशल मीडिया पे, वो भी तो एक हिसाब से लाइव परफॉर्मेंस ही है ना, जो कैप्चर होके लोगों तक पहुंच रही है आज की तारीख में डिजिटल होने के कारण जी। लेकिन वो कहीं तो हमने लाइव प्रस्तुत की ना उसकी। बिल्कुल। तो जब सिनेमा में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सिनेमा की 100 लोगों की यूनिट होती है, 150 की होती है, वो उस समय वो लाइव देख रहे होते हैं।
जी और बड़ी तादाद में उसको बाद में देखा जाता है। ऐसे थिएटर में वो 1000 लोगों की प्रस्तुति होती है, जी रंगमंच पर जी 1000 लोगों की उपस्थिति होती है, तो वो लाइव देख रहे होते हैं आपको। जी तो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही लेता हूँ कि मुझे अभिनय करते हुए सुख मिलता है, जी मुझे परफॉर्म करते हुए सुख मिलता है, मुझे चुनौतीपूर्ण किरदारों की सोबत में सुख मिलता है। जी बाकी अगर आप ये कहें कि किसी मीडियम विशेष में, जी मैं ये कहूंगा कि मेरे अभिनय को के परिष्कार के लिए और मेरे अभिनय के प्रसार के लिए जो भी मीडियम मुझे मिलता है, और यही कारण रहा है कि हमने सिनेमा भी कर लिया, हमने ओटीटी भी कर लिया, हमने टेलीविजन भी कर लिया, हमने रेडियो भी कर लिया, हमने किताबें भी लिख ली और अखबारों में भी लिख, तो मतलब जहां पे भी एक कलाकार को अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। जी किताब लिखना भी तो अभिव्यक्ति है, बिल्कुल है ना। तो ये इसको इस तरीके से, रेडियो के ऊपर भी जो कलाकार हैं, जो जॉकी होते हैं, जी क्या करते हैं जी वो अपनी अंतर इतना है कि उनकी सिर्फ आप आवाज सुन पा रहे हैं, जी है ना। तो वो एक अभिनेता के रूप में, एक कलाकार के रूप में जितने भी माध्यम हैं वो मेरे सुख में वृद्धि करते हैं और मुझे सुख मिलता है, इसलिए मैं उसको करता रहता हूँ। जी जी आशुतोष जी, एक कलाकार के लिए कला की परिभाषा क्या है? देखिए, रंगमंच, इसको आप ऐसे मान के चलें कि जो कला होती है वो कला मनुष्य की मूल प्रकृति होती है, ठीक है जी कुछ इस कला के माध्यम से जीविका कमाने लगते हैं तो वो कलाजीवी कहलाने लगते हैं, ठीक है ना। जी क्योंकि आप कला के माध्यम से जीविका उपार्जित कर रहे हैं। जी लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे और आपकी मूल प्रकृति होती है कला। कला का मतलब ही होता है, कल एक बड़ा अद्भुत शब्द है जी जिसे भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अतीत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। होता है जी जी कि आप कल आएंगे या आप कल आए थे, है ना। तो जो भविष्य को, यानी आने वाले कल को और बीते हुए कल को जो आज उपस्थित कर दे, ऐसी विधा को आप कला कहते हैं। यानी जो आपको ग्लानि मुक्त कर दे। भविष्य में जो होती है वो चिंता होती है, हम और आप सब भविष्य के लिए चिंतित है ना, मरीज होती है ना। जी जी और अतीत में क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं, तो ग्लानि होती है, गिल्ट्स होते हैं, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये डिसीजन हमारा गलत था। क्या उसको आप बदल सकते हैं जो बीत गया? नहीं बदल सकते। तो आपकी आने वाले कल यानी आपकी चिंताएं और आपके बीते हुए कल यानी आपकी ग्लानि से जो आज आपको मुक्त कर दे, उस विधा को आप कला कहते हैं और उस व्यक्ति को आप कलाकार की श्रेणी में रख देते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, है ना। तो ये तो हमारे आपके दैनिक जीवन की परम आवश्यकता है, तभी तो आप अखबार में हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो आपस में, पत्रकार लोग कहते होंगे कि यार ये बहुत कलाकार आदमी है यार, खुद नहीं लिखता, दूसरे से लिखवा देता है, लेकिन यार देखो एमडी साहब का बड़ा ब्लू आइट बॉय है। जी जी आप कहते होंगे ना। जी 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 है ना। ऐसे कितने लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। या उन्होंने कहा कि अगर आज के दौर में अपन आप चले जाएं, देखिए कल आए थे और आज देखो यार ये कितने बड़े, मतलब इसमें कैसी कितनी कलाकार आदमी है यार, जिसने कुछ नहीं किया लेकिन यार ये सब कुछ पा रहा है। जी। तो ये क्या है? वो कहीं ना कहीं आपको वो व्यक्ति जो है या उससे मिलके या उसकी सोबत में उसको अनजाने तरीके से वो आपको ग्लानि और चिंता से मुक्त कर रहा है, आपको गिल्ट फ्री कर रहा है, वरी फ्री कर रहा है, इसलिए वो आपको, और उसकी कला समझ में भी आ रही है जी। और कुछ लोगों की कला आपको समझ में भी नहीं आती। तो कला सिर्फ उसको हम और आप जीविका के तौर पर ना लें, वो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। माता पिता के साथ भी संबंध बनाना एक कला है, मित्रों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, समरसता पैदा करना एक कला है। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में रूपांतरित करना भी एक कला है। हम किसी अमित्र के साथ मित्रवत व्यवहार कर दें, ये भी एक किस्म की कला है। तो कला हमारे जीवन में ये हमारे लिए परम आवश्यक होती है। तो मेरा ये मानना है कि इसको हम और आप सिर्फ थिएटर के लेवल पे या सिनेमा के लेवल पे रख देते हैं, तो फिर उस कारण हमारी थोड़ी बहुत हम इसके अंदर विभाग करने लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जी, तो ये मनुष्य की मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का एक मूलभूत आधार है। हमारा और आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो कला पे खड़ा है।
जी। तभी तो आप देखें कि हर दूसरे व्यक्ति को ये लगता है ना कि यार ये काम तो हम भी कर सकते थे। अरे इस फिल्म में क्या था, ये तो बहुत, मतलब आप कितने ही सीख के आए हो जी। ठीक है, लेकिन सड़क पर एक पंचर जोड़ने वाला दर्शक ये कह देता है अरे यार 2 कौड़ी का एक्टर है, बहुत बुरा काम किया है, लीजिए साहब। उसका काम क्या था, उसे पंचर सुधार रहा था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसने क्या कह दिया, कह रहे यार बहुत बढ़िया अभिनेता है, ऐसा हुआ। या तो मतलब आप प्रशिक्षित व्यक्ति की जो वरीयता है या विश्वसनीयता है या श्रेष्ठता है, उसका पैमाना कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो उसके योग्य नहीं, वो योग्य है, वो प्रशिक्षित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सही बात है, वो अयोग्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों है ये वो योग्य? क्योंकि वो उसके अंदर की जो कला, उसकी मूल प्रवृत्ति, वो मनुष्य तो है ना, कला उसके अंदर झर रही है ना जी। कला करना नहीं जानता है, लेकिन कला देखना तो जान रहा होगा ना जी, है ना। तो कला देखने, कला समझने, कला सराहने, और कुछ लोगों को कला करने की, प्रस्तुत करने की कला आ जाती है जी। तो वो अयोग्य नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, आप उसको ये कहें, योग्य है वो जी, पूर्णतः। लेकिन तो हमने और आपने ये मान लिया कि भाई चूंकि वो प्रशिक्षित नहीं है जी, तो ये जो मैंने कही है बात, ये इस बात के लिए कही है कि ये मनुष्य की मूल प्रकृति होती है। तो ये तो हमारे जीवन में आवश्यक है कला जी। आपको मम्मी के साथ बैठना है, आपको अपनी पत्नी के साथ बैठना है जी। आप किसी विषय को नहीं चाहते हैं कि वो हो, और पत्नी की उसमें मंशा है कि वैसा होना चाहिए जी, और घर में बिना किसी झंझट के आप दोनों को लगे कि आप दोनों एक दूसरे की बात, पत्नी को लगे कि पति मेरी बात मान रहा है, और पति को लगे कि पत्नी ने मेरी बात मान ली जी। तो ये क्या है कि किस चीज का इस्तेमाल हुआ होगा जी? वो आपकी कला की प्रवृत्ति है ना, प्रकृति है ना, कि चिंता और ग्लानि मुक्त किया होगा जी, उन दोनों की सोहबत में, सहवास में, साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको उस तरीके से मैं लेता हूं। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये हम और आप, चूंकि ये मनुष्य की प्रकृति है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं जी, तो हम उत्सव धर्मिता के लिए तमाम चीजों को दिनों में बांध लेते हैं कि अब सिर्फ अपना रंगमंच नहीं, पूरे विश्व के रंगमंच को हमको और आपको सेलिब्रेट करना है। तो हमने एक दिन तय कर लिया जी, है ना, एक उपयुक्त दिन बना लिया जी। हमने मदर्स डे का मतलब ये, इसका ये मतलब नहीं कि हम 365 दिन अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहे जी 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 जी। अपनी माँ के साथ साथ उन्होंने कहा कि सबकी माँ का सम्मान, उस दिन आपने एक मदर्स डे बना दिया कि सबकी माँ के सम्मान के लिए जी, है ना। इसका जो जनरली लोग कहते कि बताइए 364 दिन तो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं और अब आज एक दिन ये माँ के ऊपर बोलेंगे। अरे ये अपनी माँ के लिए बात नहीं चल रही है, ये सबकी माँ के लिए, वो मातृत्व के लिए चल रही है। वसुपितृ दिवस है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप हिंदी दिवस मना, तो क्या हम और आप हिंदी नहीं बोल रहे 364-65 दिन? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हिंदी दिवस मनाते हैं ना हम जी। किस लिए? बोले साहब इस दिन हमको भाषा के प्रचार, प्रसार, परिष्कार के लिए आपस में हम चिंतन मनन करेंगे, ताकि हमारे बाकी के 15 दिन हम करेंगे, जिससे हमारे बाकी के 350 दिन उस भाषा के साथ बहुत अच्छे गुजरे जी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या कुछ और है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ भाई, अब पता नहीं आपको। नहीं, बिल्कुल सुंदर सुंदर शब्द क्या नहीं जी। मैं अंतिम प्रश्न मेरा है सर, जिस तरह से थिएटर का रंग बदल रहा है अभी, आप पहले एक जमाना हुआ करता था कि भाई थिएटर के जो कलाकार हैं उनके पास जो भी साधन है उनको इकट्ठा करके वो नाटक करते थे और लोगों को निःशुल्क नाटक दिखाते थे, और बेचारों को उनकी आय भी उस तरह से होती थी। लेकिन अब थिएटर का चेहरा बदल रहा है, जिस तरह के भव्य नाटक आप कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे दर्शक बैठते हैं, महंगा टिकट खरीदते हैं, और थिएटर के उन कलाकारों को अच्छा पे भी किया जाता है। तो ये रंग कर्म का एक सुखद चेहरा आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक सुखद तस्वीर है ये रंगमंच की जो आजकल हम देख रहे हैं? आप इसको ये देख लें
जी इसको सिर्फ रंगमंच, ये थोड़ा बड़ा विषय है जी इसको इस तरीके से देखें कि आज की तारीख में पूरी की पूरी जितनी भी स्थितियां हैं, जी कल आप जब स्कूल जाते थे तो 1.5 रुपया होती थी आपकी फीस, बिल्कुल बिल्कुल। आज कितनी है सर? आज तो पूछो मत सर, 1500, 2000, 3000, 5000, वो जैसा स्कूल क्या जैसे कहें कॉलेज। क्या कहें कि क्या क्या स्कूलों की सोबत बदल गई? बिल्कुल नहीं। तो ये वैश्विक स्तर पर जी जो धन का बाहुल्य पैदा हुआ जी है ना, धन की प्रचुरता जो आई है बिल्कुल कि उसको सिर्फ, आज भी तो ऐसे कई संत हैं जो हो सकता है कि एक दिन भोजन करते हो हफ्ते में जी और हिमालय में रह रहे हो या बड़े एकांत में रह रहे हो, और ऐसे कई संत हैं जो लाखों करोड़ों की उन्होंने संपत्ति, वैभव तैयार हो गया। तो क्या हम ये माने कि नहीं वहां धर्म नहीं है, या ये मान लें कि नहीं जो एकांत में बैठ के कर रहा वही धर्म है? जी। तो इसको इस तरीके से लीजिए कि ये अगर ऐसे दिन होते कि नहीं पहले थिएटर में तो लोगों को पैसा ही नहीं मिलता था, तो फिर पैसे ही नहीं मिलता तो थिएटर इतना लंबा चलते हुए कैसे आ गया? लोग कमा रहे होंगे ना पहले भी उससे जी। लोगों की जीविका दे रहा होगा ना पहले भी उससे। मेरा प्रश्न ये था कि वहाँ ठीक है जीविका दे रहा था उस समय भी, लेकिन जिस तरह से आज जो तादाद है कि आज लोग घंटों वेट भी करते हैं, महंगा टिकट भी खरीदते हैं। पहले निःशुल्क देखने को मिलता था नाटक, या होती भी टिकट थी तो बहुत महंगी नहीं होती होगी, लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा है कि थिएटर एक्टर का भी वो क्रेज बढ़ रहा है, थिएटर का भी क्रेज बढ़ रहा है और उसकी इनकम भी बढ़ रही है। देखिए थिएटर का क्रेज शुरू से था, अब रही बात शुल्क की जी, क्योंकि थिएटर का क्रेज अगर शुरू से नहीं होता तो हमारे देश में इतने सारे थिएटर के संस्थान हैं और इतने सारे लोग, अकेले आशुतोष राणा या मनोज वाजपेयी जैसे लोग ही नहीं कह रहा हूं मैं जी, हमसे पहले नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब, अनुपम खेर साहब जैसे लोग भी आए ना हम लोगों से पहले। उसके पहले उन्होंने कहा कि सदाशिव अमरा, अपना क्या कहते हैं वो शिवपुरी जी थे जी, एक क्या जो अपने एक्टर थे जो एनएसडी में थे। हाँ हाँ, ओम शिवपुरी जी, बिल्कुल, राजस्थान ओम शिवपुरी जी जी, है ना, राजस्थान। तो ये जो चीजें थी, उसके पहले पृथ्वीराज कपूर, वो तो भारतीय थिएटर से ही आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कहने का अच्छा, शुल्क पहले भी थी, लेकिन शुल्क के तरीके जो पहले थाली घुमा दी जाती थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आरती करी, थाली घुमा दी, ये सही कह रहे हैं आप, है ना। अब वो तरीके बदल गए, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म आ गया, उनका कि बुक माई शो आ गया, और उनका कि ये आ गया, वो आ गया। पहले चंदा रसीद बंदियां कटती थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से खड़ा हुआ हूँ, निकला हूँ। जब हम रामलीला करते थे तो थाली घुमाई जाती थी भैया। तो क्या वो फ्री था? वो क्या था? वो स्वेच्छा से दिया हुआ शुल्क था, है ना। तो ये भी तो क्या किसी के घर पे जबरदस्ती टिकट बेच रहे हैं? ये भी तो स्वेच्छा से ली गई टिकट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसको उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि शैली बदली है जी, तरीका बदला है जी, लेकिन व्यवस्था वही है। बिल्कुल। हम और आप, हम आशुतोष अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए जरूर बोल रहे हैं कि देखिए अब हमने तो थिएटर में मतलब बड़ा पाव खाया, तो बड़ा पाव तो आप सिनेमा करते हुए भी खा लेते हैं भैया जी। नहीं खा लेते क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके जवाब भी ऐसे होते हैं, निरुत्तर कर देते हैं। बहुत सुंदर। वो मेरा ये मानना है कि उसको ग्लोरीफाई अगर मुझे अपने आप को करना है जी, तब तो इन तमाम चीजों को मैं बहुत तमीज से मैं बता दूंगा, बहुत सुंदर, है ना, सजा सजा के। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन है सर, जी, ऐसे ही रहा है। हमसे पहले भी लोग आए, हमसे बाद भी लोग आएंगे जी। हम ये कह के मान लें कि नहीं ये मैंने ही खड़ा किया है जी, या मैं इसको माइलस्टोन लेके बन के खड़ा हो रहा हूँ, अब मेरा नाम आप लिखिए जी। तो नहीं, भरत मुनि लिख गए हमको एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज से हजारों साल पहले, उसको 5वें वेद की संज्ञा है। कभी कोई भास भी लिख गया है, कभी कोई कालिदास भी लिख गया है, भवभूति भी लिख गए हैं, अगर मोहन राकेश जी लिख रहे हैं तो
तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि चीजें वही हैं, शैली बदली है। अब इसको उस तरीके से ले लेकर शुल्क मिलती, पहले भी मिलती थी। पहले जिनको तनख्वाह 400 रुपए महीने मिलती थी और आज 40,000 रुपए, तो पहले का 400 आज के 40,000 से की तुलना में एक हिसाब से बराबर ही है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है? बिल्कुल मानव, सहमत है ना आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब। तो अब आदमी कह के देखिए, आजकल लोगों को 40,000 रुपया मिलता है, पहले तो 400 मिलता था। तो भैया जितना 40 में वो कितना बचा रहा है और 400 में वो कितना बचाते थे, हिसाब लगा लेना, फिर उसके बाद तय करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो बचता उतना ही था तब भी, जी ठीक है, और बचता आज भी उतना ही है। जी, ये निर्भर करता है कि हम और आप इन चीजों को लेते कैसे हैं। तो मेरा अपना यही मानना है जी कि मन लगा के लोग काम कर रहे हैं, जी, उसके अंदर एक किस्म की प्रोफेशनलिज्म आ गया है, जी एक किस्म की, चूंकि युग बदला है, जी, डिजिटल मीडिया हो गया है पूरे तरीके से। तो आप पहले पता लगा कि हो सकता है कि बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ अकेला सिनेमा की टिकट, ये तो वहां घूम रहे हैं जहां पे पैसा है। तो थिएटर में, अब थिएटर का दर्शक अगर है तो हमको वो चीजें मिलने लगेंगी, हम वहां पे भी पैदा करेंगे वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहले होटलें होती थी, आज की तारीख में क्या हो गया, एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि साहब बेदिंग एंड उसके रेस्टोरेंट बन गए 2-2 घंटे के लिए। जी ऐसे ही है ना कि अगर आपकी फ्लाइट डिले है तब आपको पूरी होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, या आपको सुबह जाके रात को वापस लौटना है और आपकी सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आपको नहाना धोना, तो आपने एयरपोर्ट पे ही आपको छोटे छोटे जो ट्रांजिट होटल होते हैं, जी, आप आए, आपने 2 घंटे के लिए बुक किया, नहाया धोया। तो अब ये व्यवस्थाएं भी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। बिल्कुल। अब उसको हम ये ग्लोरीफाई अगर करें अपने स्तर पे, जी तो देखिए हम कहाँ से आए। जी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पूरी की पूरी एक परंपरा है जी ना? जी। सर, आखिर में बस आपकी तरफ से एक संदेश आज के युवाओं के लिए और जो रंगकर्मी है उनके लिए, एक संदेश आपकी तरफ से। मेरा हालांकि अगर आप देखेंगे तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रशिक्षण के पीछे, अगर आप प्रशिक्षण की का आनंद ही तब है जब उसे प्रदर्शन के अवसर मिले, और प्रदर्शन का महत्व ही तब होता है जब उसके पीछे प्रशिक्षण हो। तो प्रशिक्षण और प्रदर्शन के बीच में तालमेल बना के चलिए। इच्छाएं और क्षमताएं, आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा हो उसे करने की आपके अंदर क्षमता भी हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जिस कार्य को करने की क्षमता हो उसे करने की आपके अंदर इच्छा हो। तो जिस कार्य को करने की इच्छा है उसके अनुरूप क्षमता पैदा कर लीजिए, या जिस कार्य को करने की क्षमता है उसके अनुकूल इच्छा पैदा कर लीजिए, तो जीवन में अवसाद नहीं, आनंद आएगा, आनंद की सृष्टि होगी। ये इच्छा और क्षमता के बीच का द्वंद्व ही हमारे कष्ट का कारण होता है कि हमारी इच्छा तो होती लेकिन क्षमता नहीं होती, या हमारी क्षमता तो होती लेकिन उस कार्य को करने की इच्छा नहीं होती। तो इनके बीच में तालमेल हम और आप बना लें तो हम और आप पाएंगे, और उसके लिए आवश्यक है कला। है, कला के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि वो बीते हुए कल और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, ऐसी विधा को आप कला कहते हैं। यानी जो आपको चिंता मुक्त और ग्लानि मुक्त कर दे, उस विधा को आप कला कहते हैं। तभी तो आनंद का सृजन होता है। आनंद की सृष्टि कब होती है? जी विश्व रंगमंच दिवस पर नई पीढ़ी के कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, तो मैं रंग कर्मियों से यही कहूंगा कि भाई अपने हृदय से अपनी क्षमता भर काम करें, और ये मान के चलें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विश्व है, हम और आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इस विश्व के रंगमंच पर हमारी एंट्री होती है। परमात्मा जो है उसने लिखा हुआ है कि फला फला किरदार की इतने बज के इतने मिनट पे एंट्री होगी, इतने बज के इतने मिनट तक एग्जिट होगी, और बीच में उसके जो आपके आने और जाने के बीच आपके रहने की अवस्था ये है जी। तो रहना अगर आपका सार्थक हो गया जी, तो ये तो विश्व रंगमंच वैसे ही है। हम और आप सब परमात्मा की कठपुतलियां हैं, हमारी पटकथाएं जो लिखी हैं। अब डायलॉग तो लिखे हैं जी, डायलॉग बोलना कैसे है ये हमारे और आपके हाथ में है। जी, तो अगर उनको अच्छा बोल दिया लिखे हुए डायलॉगों को,
जी तो ताली मिल जाएगी, और लिखे हुए डायलॉगों को अगर ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाए तो गाली के बागी बनेंगे। जी तो अपने हिस्से के काम को बहुत ईमानदारी से करते रहें। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता आशुतोष राणा। इसी तरह की चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए किरदार बोलते हैं के साथ।